गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की एक खूबसूरत अहम खबरों और इंटरेस्टिंग न्यूज़ से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और हमें उम्मीद है और पूरा यकीन है जनाब कि हमारे तमाम देखने वाले बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। और अगर आपने जनाब दिसंबर में नहीं उठाना तो फिर कब उठाना है? बिल्कुल। खैर, अगर नहीं भी उठाना तो हम आपके लिए लाए हैं एक बड़ा ज़बरदस्त शो जिसमें आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और सोशल इश्यूज़ के साथ साथ दिलचस्प खबरों से सजा हमारा शो है। और यकीनन ये हो ही नहीं सकता कि हमारा शो आपको पसंद ना आए जनाब, और पसंद ना आए और आप मिस कर दें। लेकिन अगर मिस कर देते हैं आप किसी वजह से, अपने किसी काम की वजह से, तो परेशान और घबराने की जरूरत नहीं। आप हमारे डिजिटल अकाउंट्स पे मिस कर सकते हैं, लेकिन आप शो को मिस नहीं कर सकते। आप हमारे डिजिटल अकाउंट्स पे जाके वहाँ पे दोबारा से वो सेगमेंट एंजॉय कर सकते हैं। कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें वहाँ पे फॉलो कीजिए, हमें बताइए कितना अच्छा लगा आपको हमारा। आपने ये नहीं कहा भरपूर सपोर्ट कीजिए, स्टार भी भेजिए। तो जनाब हमेशा की तरह हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और नजफ को ज़हमत देते हैं कि वो उठ के जाएं और हमें जरा मौसम समझाएं। ये मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि आजकल मौसम बड़े मजेदार। इट्स एन ऑनर फॉर अस। आइए। मौसम सरमा ने मुल्क भर में रंग जमा लिया है। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है और पारा -13 डिग्री तक गिर गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद हर मंजर दिलकश हो गया है। पंजाब के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश के बाद खुश्क सर्दी का जोर टूट गया है, जबकि कराची में भी आज से तेज हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की गई है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां जाड़ा जोबन पर आ गया है। कई इलाकों में आबशारें, झरने और नदी नाले जम गए हैं। गजर में झीलें बर्फीले मैदान का मंजर पेश कर रही हैं। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -6 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में टेम्परेचर कम से कम -13 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर, जहां वादी में शदीद सर्दी की लहर जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम पारा 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। और अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां बर्फबारी के बाद नारान, कगान और शुगरान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है और हर मंजर दिलकश हो गया है। पेशावर में दर्जा हरारत की बात करें तो वहां पर कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने की तवक्को है। मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी के बाद कुदरती हुस्न मजीद निखर गया है। सवात में दर्जा हरारत कम से कम -5 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि सवाबी, मर्दान, पेशावर, नौशहरा, कोहाट में चंद मकामात पर धुंध छाए रहने की तवक्को है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ जिक्र करते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का, जहां मरी, गिलियात और एबटाबाद में बर्फबारी से मौसम दिलफरेब और नज़ारे हसीन हो गए हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जिक्र करें तो वहाँ पर कम से कम पारा 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात कर लेते हैं, वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है, जबकि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं सूबा बलूचिस्तान का मौसम। सूबे के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत कोयटा में दर्जा हरारत कम से कम -3
और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर अजला में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। आज और कल शुमाल मशरकी बलूचिस्तान की जानिब से चलने वाली हवाओं की वजह से कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई की गई है। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो नजफ ने तो मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल बता दी, लेकिन मैं आपकी और अपने पसंदीदा मकाम मलिका कोसार मरी का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है और वादी भर जो है उसमें सफ़ेद चादर ओढ़ ली है वादी ने, और वक्फे वक्फे से गिरते बर्फ के गालों ने वादी के हुस्न को निखार दिया है और यूं लगता है कि दूर तक सफ़ेद कालीन बिछा हुआ जनाब। तो सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद है अतीक अब्बासी, उनसे जान लेते हैं। अतीक बताइएगा। में तवील खुश्क साली का खात्मा जो है वह कल गैर मुतवक्के तौर पर होने वाली बर्फबारी से हुआ है। यहाँ की ज़मीन सारी जो है वो सफ़ेद हो चुकी है और सयाह और मकामी लोग हमें इंजॉय करते हुए नजर आए। आज चलते हैं कुछ सियाहों से और कुछ मकामी अफराद से बात करते हैं कि वो बर्फबारी के हवाले से क्या कहते हैं। मरी में तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी का आगाज़ हो गया है और मलिका कोसार ने सफ़ेद चादर पहन ली है और सेव के चेहरे खिलखिलाए थे और कारोबारी तबके और आवाम की चेहरों पर खुशी दीदनी है। हम लोगों को बड़ा अच्छी लग रही है। कहाँ से आए? कराची से आए हैं। जी, हम लोग आए हैं कराची से और मरी में आए हैं। बर्फ़बारी हो रही है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की। आपने पीछे देखा है ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी। बच्चे भी मेरे साथ हैं हमारे, तो मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोग भी आएँ इंशाल्लाह, यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे आपने सियाहों की गुफ्तगू जानी कि मलिका कोसार में बर्फबारी जो है होते ही सियाहों के चेहरे भी खुशी से खुल उठे। बच्चे बड़े सब खुश हैं। मकामी कारोबारी तबका भी जो है वो भी खुश नज़र आ रहा है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जो मुतलका इदारे हैं, इंतज़ामिया है और बिलखुसूस बाप्ता, इनको चाहिए कि अपनी कारकर्दगी को 100% पूरा करें ताकि मुल्क भर से आने वाले सियाहों और मकामी आबादी को कोई अगर मुश्किल है तो उसका खात्मा हो सके। जी तो जनाब अतीक अब्बासी ने बताया कि मरी में इस पर क्या सूरत हाल है। तो आप भी अगर बर्फबारी से लुत्फानंदोज़ होना चाहते हैं तो मरी का रुख कर सकते हैं, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर है उनको जरूर इख्तियार करें, बिल्कुल, जो कि हम आपको बारहा बता चुके हैं, आज नहीं बताएंगे। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, बताते रहते हैं, बताते रहते हैं। साल 2024 जनाब कई नशेबो फराज तलखो शीरी यादों के साथ खत्म हो रहा है। 2025 की आमद है और नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुज़श्ता कई बरसों की तरह पाकिस्तानी स्पोर्ट्स, ख़ास तौर पर क्रिकेट जो है, इसमें हमें बहुत से जो है वो नशेब फराज नजर आए, बहुत सी ऊंच नीच दिखाई दी। अब नया साल क्रिकेट के लिए कैसा रहने वाला है और किन पाकिस्तानी प्लेयर्स के स्टार्स उरूज पर रहेंगे और किन के बुर्ज जवाल का शिकार होंगे, इस पर पेशगोइयाँ करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि साल 2025 पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कैसा रहेगा, और इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग देखें तो कौमी टीम टेस्ट में 7वीं, वनडे में 3रे, जबकि T20 में 7वीं पोजीशन पर है। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का ज़रिया आवाम के लिए क्रिकेट ही होता है। 2025 का साल, इसका ताल्लुक जो है नंबर इसका 9 बनता है और इसका रूलिंग प्लानट जो है वो मार्स है। और मार्स चूँकि एक ऐसा प्लानट है जिसको हम फाइटर भी कहते हैं, तो स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए 2025 का साल स्पोर्ट्स के हवाले से
क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा अहम भी है। शुरू के चंद माह हो सकता है कि शायद इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव ना हों। शुरू के चंद माह में आगे चल के भी चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का जो अरूज कह लें या पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली कह लें, बहाली तो खैर है, लेकिन उनका मज़ीद आगे ग्रो करना अगर हम कह लें तो वो पहले 4 माह गुजर जाने के बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आता है कि वो मुश्किलात जो पाकिस्तान को दरपेश रही। जंजानी साहब, आपने बात की कि 2025 के जो पहले 4 माह हैं उसके बाद जो है वो हमारा बहाली का सफ़र क्रिकेट का शुरू होगा, तो सर फरवरी में तो चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर उस पर हम क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह की कारकर्दगी देखने को मिल सकती है? पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगी, लेकिन अभी ये कहना कि पाकिस्तान का क्या होगा, चूँकि पाकिस्तान का जो रूलिंग प्लानट है मार्स वो भी ठीक नहीं चल रहा, तो पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की टीम के जो कोचेज़ हैं, प्लेयर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे वक्त में चैम्पियंस ट्रॉफी होने जा रही है जिसमें मार्स वैसे ही ख़राब चल रहा है, तो ये स्कैंडल से भरपूर एक ट्रॉफी हो सकती है। इसमें मुश्किलात कुछ हद तक रह सकती हैं, लेकिन इवेंट खैर आफियत से गुजर जाएगा। इवेंट एक अच्छा हो जाएगा। बाकी अल्लाह पाक खैर करे कि पाकिस्तान इसमें अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन प्लैनेट्स को इतनी अच्छी इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अली साहब, अब ज़रा पर्सनालिटीज़ के हवाले से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अगर तारीख़ पैदाइश देखी जाए, दैट इज़ 28 अक्टूबर 1978, तो बताइएगा इनका नया साल कैसा रहेगा, और ये स्कॉर्पियो हैं। बिल्कुल स्कॉर्पियो हैं, और स्कॉर्पियंस की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये लोग वो काम अंजाम देने की सलाहियत के हामिल भी होते हैं जो कोई और बंदा ना कर सके, तख्लीकी भी होते हैं, मुखय्यर भी होते हैं, कारामद भी होते हैं। तो 2025 का जो साल है वो वैसे भी अलिफ, लाम, आइन और मीम से शुरू होने वाले जो अफराद हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लान भी मार्स है, तो यूँ समझ लें कि ये साल हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इनके जो भी इक़दामात हैं उनको सराहा भी जाएगा और उनको देर तक याद भी रखा जाएगा। और 2025 का साल इनकी शख्सियत के हवाले से पजीराई, मकबूलियत, इनके जो भी मामलात हैं उसमें इनको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। और कुछ इस चैम्पियंस ट्रॉफी हो जाने के बाद कुछ सख्त फैसले इनकी जानिब से आ सकते हैं, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और फेवरेबल रहेंगे। जी जंजानी साहब, बिल्कुल मुखय्यर तो हैं और वाकई कुछ काम ऐसे किए हैं जो कि किसी और के बस में नहीं थे। सर, आकिब जावेद साहब की बात कर रहे हैं जिनकी तारीख़ पैदाइश 5 अगस्त 1972 है और लियो उनका स्टार बनता है। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है? आकिब जावेद साहब की अगर बात करूं तो 2025 का साल इनके लिए ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट हो, पाकिस्तान की क्रिकेट के दूसरे मामलात हों जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी आ जाती है, लेकिन चूंकि उसको भी ये देख रहे हैं तो ये हर लिहाज से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लियो वालों की क्वालिटी ये होती है कि एक बेहतर रहनुमा होते हैं, उनके अंदर एक कायदाना सलाहियतें होती हैं। अगर वो लीड करने पे आ जाएं संजीदगी के साथ, मुखलिसाना तरीके के साथ, तो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से ये दूसरों से रिजल्ट लेना जानते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लियो वालों की कि दूसरों से कैसे रिजल्ट्स लेने हैं, चाहे उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन शानदार रिजल्ट्स लेने में कामयाब रहते हैं। तो आकिब जावेद साहब के लिए 2025 का साल अल्हम्दुलिल्लाह कि टीम से ज़्यादा ये एक्टिव नजर आएंगे हमें, और बिल्कुल सिंसियर भी है, नजर आता है। बहुत खूब। चलें अब कप्तान की बात करते हैं। अली साहब बताइएगा, कप्तान मोहम्मद रिजवान, तारीख़ पैदाइश जो है उनकी 1 जून 1992 है और ये जेमिनाई है। इनका नया साल कैसा रहेगा? कप्तानी में कुछ ही दिन हुए हैं और 2025 जो है इनके लिए कैसा रहेगा? मोहम्मद रिजवान साहब चूँकि जेमिनाई हैं, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं लोग, कि एक एक चीज़ को या तो लिख के करते हैं या दिमाग, इनका मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि कई दफ़ा दूसरा शख्स क्या बोल रहा है इनका जवाब पहले से ही तैयार होता है, और यही चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। बेहतरीन हाजिर जवाब। क्या बात है। कि
इन्होंने कौन सी शॉट कहाँ पे लगानी है ये पहले ही रीड कर लेते हैं, और किसका कैच इन्होंने पकड़ना है वो भी पहले रीड कर लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साल रहेगा बीइंग अ कैप्टन। मुझे ये नज़र आता है कि मोहम्मद रिजवान एक लंबे अरसे तक चलेंगे और पाकिस्तान की जो क़यादत है वो लेकर एक तवील अरसे तक चलेंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान को जो फतहयाब करना, पाकिस्तान को फतह के करीब लेकर जाना, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री अभी आगे बन रही है उसके अंदर फतूहात में इजाफा ज़्यादा तौर पे करवाना, और बीइंग अ कैप्टन इनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। चले जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है और अच्छे से लेके चल रहे हैं। जंजारी साहब, मौजूदा कप्तान के बाद अब साबिक कप्तान की बात करें तो बाबर आजम की तारीख़ पैदाइश 15 अक्टूबर 1994, स्टार उनका लिब्रा है। उनके लिए रवा साल मायूस कुन रहा है। एंड पे हमने देखा कि अब जो मैचेस हुए हैं साउथ अफ्रीका के साथ उसमें उन्होंने जनाब 50s भी किए हैं। तो नए साल में अब आपको लगता है कि उनकी फॉर्म वापस लौट आएगी और इस साल क्या वो दुल्हा भी बन सकेंगे? ऐसा है कि बाबर आजम चूँकि लिब्रा से बिलोंग करते हैं और लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट वीनस है, और वीनस जो है वो वैसी ब्रांड होता है, वीनस लग्जरी होती है कि अगर एक तवील अरसा ये अच्छे से परफॉर्म ना करें और सिर्फ 2-3 ऐसी परफॉर्मेंसेस कर दें कि उसके बाद कई दहाइयों तक इनको याद रखा जाए, तो बाबर आजम का जो सितारे हैं वो है ही ऐसे कि ये एक अच्छे राजयोग लेकर पैदा हुए हैं। तो 2025 के अंदर इनकी परफॉर्मेंस उम्मीद है कि इंशाल्लाह लौट कर भी आएगी। और शादी की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है कि 2025 में ये शादी करते हुए नज़र आते हैं, या इनके घर वाले इनकी ज़बरदस्ती शादी भी करवा देंगे अब। अच्छा, शादी की बात हो रही है, अब क्रश के हवाले से बात कर लेते हैं। अली साहब, नसीम शाह जो हैं उनकी तारीख़ पैदाइश है 15 फरवरी 2003। ये है एक्वेरियस। अब आप जैसे कि जानते हैं भारतीय अदाकारा और मॉडल उर्वशी रुटेला का क्रश हैं ये, तो आपको इनकी कुंडलियाँ मिलती नज़र आ रही हैं? ये दूल्हा कब बनेंगे? नसीम शाह चूँकि एक्वेरियस है, ऐसे अफराद ना अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी मौजूद हों, हमेशा ये अपने आप को मुनफरद और अलग थलग रखने की कोशिश करते हैं कि अपने काम से पहचाने जाएं। तो 2025 का साल एज अ क्रिकेटर तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ तक बात है इनके ऊपर जिस खातून का क्रश है या उस वजह से, उसमें कोई इतनी ज़्यादा मुझे सदाकत या कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, वो सिर्फ एक की हद तक हो सकता है। लेकिन शादी की अगर मैं बात करूं तो नसीम शाह के लिए आफ्टर जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2026 ये वो अरसा होगा कि जिसमें शादी इनकी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है इस अरसे में। बिल्कुल ठीक है। ये भी बताइएगा कि शादाब खान की तारीख़ पैदाइश 4 अक्टूबर 1998 है। इनका भी स्टार लिब्रा ही बन रहा है। शादाब खान मुसलसल हम देख रहे हैं कि टीम से बाहर हैं, उनके लिए ये साल किस तरह का रहने वाला है? टीम में वापसी मुमकिन हो सकेगी? देखिए, शादाब और बाबर आजम के ना प्लैनेट्स में बहुत ज़्यादा मुमासलत है कि जब से बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे तब से शादाब को भी, दोनों को चूँकि सेम प्लैनेट से ताल्लुक़ रख रहे हैं दोनों, तो शादाब जो हैं वो अपनी प्लेसमेंट टीम के अंदर बिल्कुल बरकरार रखेंगे। 2025 तक का साल इनके लिए अच्छा है। लेकिन इनका मैं जायजा देख रहा था, इनकी 60 भी चल रही है कि चंद एक महीने इनको बहुत अच्छे मिलेंगे और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इनको मौका मिलेगा तो ये एक अच्छा खेल दिखाएंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और ये यूँ समझ लें कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में चल जाते हैं, मैं एज एडवाइज़र भी इनको एक चीज़ मशवरा दूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी यूँ समझ लें कि इनके फ्यूचर के ऊपर बेस करती है। अगर इन्होंने अपना फोकस ना रखा, चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान सैटर्न का ट्रांजिट भी है, तो फिर आगे समझ लें कि ये आपको क्रिकेट में नज़र नहीं आएंगे। ये मार्च तक के महीने इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं शादाब के लिए। बिल्कुल ठीक। अली साहब, आखिर में हमें ये बताइए, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, ये एरीज़ हैं और इनकी तारीख़ पैदाइश है 6 अप्रैल 2000। इनका नया साल कैसा रहेगा 2025? शाहीन के लिए नया साल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ख़राब चल रहा है। बीच में चंद एक मैचेस के अंदर इनकी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन वो जो एक होता है ना, लंबे अरसे के लिए आप बेहतर खेलते रहें, अच्छी विकेट्स आप लेते रहें, उसके अंदर जून तक इनके लिए प्रॉब्लम्स हैं कि जून तक इनकी जो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, उसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस से में भी शायद मायूसी हो सकती है।
लेकिन अल्लाह पाक खैर करे, क्योंकि हमारे ये लेजेंड भी हैं, हमारे हीरो भी हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाबी से दे, लेकिन पहले 6 महीने टफ आए इनके लिए। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब आपके कीमती वक्त का, और ऐसे अंदाज में आपने बताया कि किस तरह की टीम की परफॉर्मेंस रहने वाली है और ओवरऑल जो प्लेयर्स हैं उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस रहने वाली है, और कब जो है वो दोबारा लाइमलाइट में आ सकेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे और फॉर्म में हमें नजर आएंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जनाब जो बैटर्स हैं उनके बल्ले तो खूब रन उगलें 2025 में, और जो बॉलर्स हैं वो जनाब विकेटें गिराते जाएं, अंबार लगाते जाएं, और इसी तरह से जो पाकिस्तान के लिए कप्स हैं वो जीत कर और आते हम रहें। ये भी उम्मीद रखेंगे कि आपकी जितनी भी अच्छी प्रेडिक्शंस हैं वो सारी कबूल हो जाएं, आमीन। पूरी हो जाए उनकी बिल्कुल। प्रेडिक्शंस, बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हम ब्रेक शामिल करते हैं, हाँ। स्टे विद अस। तो जनाब प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर लेते हैं कुछ सेहत के हवाले से, क्योंकि जान है तो जहान है। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी गर्दन के पट्टे अकड़ गए हैं या फिर कमर में हर वक्त दर्द रहता है। माहिरीन का कहना है कि मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए खास जाविये पर गर्दन को झुकाए रखना भी आपकी गर्दन और कमर में तकलीफ का सबब बनता है। बिल्कुल, न्यूयॉर्क में होने वाली एक रीसेंट रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें बताया गया है कि जब लोग मोबाइल स्क्रीन को देखने के लिए अपने सर को मामूली सा आगे की तरफ झुकाते हैं तो उनकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पे 60 पाउंड्स का दबाव बढ़ जाता है। मोबाइल और कंप्यूटर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल किस तरह करें, अपने बॉडी पॉस्चर को किस तरह दुरुस्त रखें कि अगर हमें दर्द निकल आए तो उससे छुटकारा कैसे हासिल करें, ये आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और आप ये भी बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि बड़ी बेनिफिशियल हैं इस पेन से रिलीफ पाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी उनका नाम है। और सर वेलकम करते हैं आपको सबसे पहले। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सर्दियों में हमें ये बड़ी शिकायत सुनने को मिलती है, लोग कहते हैं जनाब गर्दन के पट्टे अकड़ गए हैं, कमर में दर्द है। चलें कमर में तो कुछ ये भी एक वजह हो सकती है कि हम जो लोग हैं ना, हम दोनों पाँव पे पूरी तरह वजन ही नहीं डालते, खड़े होंगे तो एक टांग पे खड़े होंगे, ये इस तरह के बड़े मसाइल हैं। तो ज़रा पोस्चर्स भी बताइएगा कि कौन से हमें इख्तियार करने चाहिए। देखिए, दो पोस्चर्स नहायत ज़रूरी है जो हमें मालूम होने चाहिए कि एक तो ये कि बैठना कैसे है, नंबर 2 ये कि खड़े कैसे होना है, ताकि जितनी देर भी आप बैठे रहें आपको पेन ना हो और जितनी देर भी आप खड़े रहें आप अनकंफर्टेबल ना हो। अब बैठने के लिए 3-4 खासतौर पे वो लोग जो कंप्यूटर के सामने बैठ के हम उनको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो जिनको कम खतरा है वो जो 4 घंटे से कम बैठते हैं, जो सारा ज़्यादा खतरा है वो 4 से 8 घंटे बैठते हैं, और वो दोस्त जो 8 से 12 घंटे बैठते हैं देयर इज सीवियर डेंजर ऑफ हैविंग ऑस्टियोपोरोसिस, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, सर में दर्द, इनके सबसे ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स ही आते हैं। अच्छा, शुरू इस बात से करते हैं कि दर्द शुरू कैसे होती है। शुरू कैसे होता है? मैं बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो लोग छूटते हैं वो जो सुबह दर्द के साथ उठते हैं। बहुत ये बड़ा मसला है डॉक्टर साहब, उठते साथ या तो कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है, ये आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें। आप ये सोचें कि आजकल सर्दियों में आप जिस कमरे में सो रहे हैं वो सबसे बेस्ट और सबसे गर्म कमरा है। कमरा गर्म है, आपका बेड गर्म है, आप कंबल या रज़ाई लेके सो रहे हैं, उसके बाद आपने क्या किया, सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है, या आप ऐसे कमरे में चले गए जो पूरे घर का सबसे ठंडा कमरा है और जो पहना था वो भी उतार दिया। हाँ। इसका मतलब ये है कि एक टेम्परेचर हाई, एक टेम्परेचर लो, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ तो दर्दें शुरू होगी। ठीक है। यानी हम इतने पैसे लगाते हैं घर में, एसी में, हीटिंग करने में, बाथरूम को कोई नहीं देखता तो वो इतना ठंडा है, तो इतना ठंडा है। अगर आप छोटा सा हीटर बाथरूम में 5-10 मिनट की लगा दें, आपकी 50% दर्द खत्म हो जाएंगे। बड़ी आपने अहम बात की है। मेन चीज अब सुबह हमारे बड़े भी ये कहा करते थे ठंडे गर्म का ख्याल रखा करें, और हम बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं इस तरह के कमरे से, जब आप उनको वॉशरूम लेकर जाते हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, एक तो ये बॉडी टेम्परेचर की आपने बात की, सेकेंडली उठते साथ जो आपकी कमर में दर्द होता है, आप इस तरह का कुछ चेंज नहीं आया टेम्परेचर में, और एक गर्दन में दर्द है, क्या हमारा बॉडी पॉस्चर सोते हुए ठीक नहीं था, किस तरह का होना चाहिए? 2 चीज़ें, इसमें भी 2 चीज़ें। ठीक है। आप ये देखें कि आप ये सोचें कि रात को सोने से पहले मैंने अपना मोबाइल फ़ोन कितनी देर यूज़ किया। अच्छा। सोने से पहले ठीक। अब वो तकिया सीधा होगा, टेढ़ा होगा, उल्टा होगा, गर्दन का एंगल गलत होगा, और अक्सर हमारे जो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जब सोते हैं तो फ़ोन उनके चेस्ट पे पड़ा होता है या साइड पे पड़ा होता है, उनको पता ही नहीं चलता कब वो सो गए।
इसका मतलब है कि जब सोए थे तो पोस्चर गलत था। नंबर 2, आजकल हमारे पास बेतहाशा ये लोग आते हैं, ये गद्दे और इस किस्म की चीज़ें मेडिकेटेड। देखिए हर बंदे को हर चीज़ सूट नहीं करती। अच्छा, अगर आपको एक मेडिकेटेड गद्दा सूट कर रहा है तो हो सकता है इनको या मुझे सूट ना करे। तो हमें अपने मुताबिक ये देखना है कि महंगे गद्दे महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखें कि आपका जो बेड है वो सीधा हो, वो यूं ना हो, ताकि आपकी बॉडी कर्व ना करे। कर्व नहीं करेगी तो आप उसके मुताबिक। नंबर 2, उल्टा ना सोएं, उल्टा ना कर रहे होते हैं चीजें अपने आप को ना। जी, अब मैंने कुछ देखा है कि कुछ लोगों की मतलब माशाल्लाह बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी हैं, सीट्स बड़ी कंफर्टेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पीछे कुशन रखा हुआ, किसी ने रेकमेंड नहीं किया, और एज भी उनकी उस तरह से नहीं है। यू नेवर नो किसको क्या प्रॉब्लम है, उनको रखने में खैर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बैठने में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब बैठें तो आपके चंद एंगल्स दुरुस्त हों। मसलन आपकी जो हिप है और नी ये 1 डिग्री में होने चाहिए, नी थोड़ा सा बेंड होने चाहिए। जब आप सामने कंप्यूटर रखें तो आपकी एल्बोज जो हैं और आपके जो कंप्यूटर है वो एक लेवल पे होना चाहिए। आपकी आई लेवल और कंप्यूटर का लेवल भी एक होना चाहिए। अगर आप इस तरह, और आपके फुट जो है दोनों, वो दोनों के दोनों बिल्कुल सीधे उसके ऊपर रेस्ट करें, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी 90 का बनता है, वो भी 90 का बनता है। और आपकी जो ये जो जैसे आप बैठे हैं आप, तो आपके कम से कम 3 फिंगर जो हैं इससे पीछे आपके बीच में फासला होना चाहिए, ताकि आपका जो घुटने की बैक है वो आपकी सीट को टच ना करे। डॉक्टर साहब कितनी देर तक टांग पे टांग रख के हम बैठ टांग पे टांग रख के तो बैठना सबसे कम चाहिए। इसे इसको हम कहते हैं नहीं हमारे लिए तो ये वो वाली बात होगी है, 2 घंटे हम ऐसे नहीं, इसको हम कहते हैं क्रॉस लेग्स। ठीक है, क्रॉस लेग्स में क्या होगा कि आपकी जो सर्कुलेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो सर चेंज कर लें फिर? उसका हल है ना, आप उठें थोड़ी देर के बाद, जैसे आप बीच में आपको वक्फा होता है, ठीक है, अगर आप उठ सकते हैं तो चक्कर लगा के आके बैठ जाएं, कुछ नहीं होता, फिर ठीक है। इसी तरह वो लोग जो लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं, 2 तरह की ट्रैवलिंग है। सपोज एक बस में या गाड़ी में, उनका तो जहाँ पे भी आपको वक्फा मिलता है नीचे उतने चक्कर लगा के बैठ जाए। नंबर 2, बीइंग ए कंसल्टेंट एंड बीइंग ए ट्रैवलर, मैं सबको ये मशवरा देता हूँ, कोशिश करें कि अगर आप जहाज में जा रहे हैं तो विंडो वाली सीट मत लें। अच्छा, विंडो वाली सीट मत लें, क्योंकि विंडो वाली सीट पे लंबे सफ़र में बंदा फंस जाता है। आप आयल वाली सीट लें, अगर बिजनेस क्लास नहीं है तो आयल वाली सीट लें, हर आधे घंटे बाद उठें, एक चक्कर लगाएं, आके फिर बैठ जाएं। ना दर्द होगी, ना डीवीटी होगी, ना आपको डिप्रेशन होगी, ना आपको जो बैरोमीट्रिक प्रेशर चेंजेस होती है वो होगी, और ना आप जो उठेंगे तो जब आप उतरेंगे जहाज से या अपने सफर से, यू विल बी फ्रेश, तो कंफर्टेबल हम होंगे। मुझे वर्जिशों के बारे में बताइए। सबसे पहले गर्दन से शुरू कर लेते हैं। घर में आप बैठे हैं, आपकी गर्दन में दर्द है, मतलब इंस्टेंटली हम कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें कि हमारी ये गर्दन की दर्द? स्ट्रेचिंग करें। देखिए, स्ट्रेचिंग से मुराद अगर आप उठ के अपनी गर्दन को दाएं बाएं, जैसे हम सलाम फेरते हैं, आगे पीछे करते हैं, ये भी करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और गर्दन हमने देखें, उसके बाद दूसरा मसला क्या होता है, हम खड़े ठीक नहीं होते। अब खड़े होने के भी 3-4 रूल्स हैं। आपने खड़े होना है तो आपने अपने जो कंधे हैं इनको आपने स्ट्रेट रखना है और इनको टाइट नहीं करना। जिस्म का कोई हिस्सा भी जब टाइट होना शुरू हो जाएगा, जैसे आप टांगे अकड़ा के वॉक नहीं कर सकते, अब टांगे जब रिलैक्स होंगी तो आप कर सकते हैं। इसी तरह अब सब रूल ये कहता है कि आपके जो दोनों अंगूठा और उसके साथ वाली उंगली और आपकी नी एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, आपकी हिप, अगर आप सपोज दीवार के साथ खड़े हैं, आप कैसे चेक करेंगे? आपकी हिप, ये जो बैक ऑफ योर हील्स और आपके शोल्डर और सर, ये अगर दीवार के साथ लग रहा है, इसका मतलब है कि आप ठीक खड़े हैं। अगर ऐसे है तो इसका मतलब है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। एक तो बुरा लगेगा एस्थेटिकली, और नंबर 2, जब आप खड़े होंगे तो आपकी सारी बॉडी जो कि बैलेंस में नहीं होगी, दर्दें शुरू हो जाएंगी। नंबर 3, जैसे बैठने की आखिरी चीज़ जो रह गई थी, जैसे अब आप दोनों बैठे हैं, यू ऑलवेज सिट योर बैक स्ट्रेट। अगर आपकी कमर सीधी है, आपके दर्द होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। अच्छा, तो छोटे छोटे रूल्स, आप बिल्कुल ठीक बैठे, बड़ी अच्छी आपने बात बताई है। तो ये हमें सिखाया जाता है, सही बैठे, बिल्कुल ठीक बैठे। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दियों में ये भी बड़ी हमें सुनने को मिलती है कंप्लेन लोगों से कि जनाब टांगों में क्रैम्प्स पड़ गए हैं, ये हो गया, ये इसका क्या मसला क्या है, वजह क्या है और हल क्या है इसका? 2 वजह जी। मेन चीज़ ये है कि सर्दियों में बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे घुटनों के अंदर अल्लाह ने एक मादा बनाया है जो उसको लुब्रिकेट करता है, वो जमना शुरू हो जाएगा। जब जमेगा तो फिर मूवमेंट कम होनी शुरू हो जाएगी।
नंबर 2 आप ये सोचें कि सर्दियों में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी कम हो जाती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम सर्दियों की चीज़ें खाना शुरू करते हैं, इसमें हलवे भी हैं, इसमें मछली भी है, इसमें तली हुई चीज़ें भी हैं। इससे मतलब कि आपकी एक्टिविटी कम होगी। डॉक्टर साहब हलवा जात वाले पहले ही हमसे बड़े नाराज हैं। हाँ, नहीं ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और सबसे जो खतरनाक चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है पानी की कमी। पानी, दैट इज डिहाइड्रेशन। ठंड इतनी होती है पानी पिया ही नहीं जाता, लोगों की यही कंप्लेन है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने हीटर लगाया हुआ है, हीटर से डिहाइड्रेशन हो रही है, आपके जिस्म में से पानी निकल रहा है और आपको पता ही नहीं लग रहा, और आपके वो जो क्रैम्प्स पड़ने की बहुत बड़ी वजह ये डिहाइड्रेशन है। अगर आप पानी पीते रहेंगे अपने कमरे में, अगर आप हीटर भी लगाया हुआ है तो कोई ह्यूमिडिफायर नहीं रख सकते, तो एक थोड़ी तसले में पानी डाल के रख दें। अच्छा, हीटर के आगे? हीटर के आगे, ताकि कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी का और आप लेवल गैस के हीटर की बात करें? दोनों हीटर्स, दोनों हीटर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक भी और गैस तो जरूर करें। और लेकिन अगर गैस के साथ रखते हैं तो पानी की कमी ना। और ये जो आप बता रहे हैं ना जिसमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, इसमें से बहुत बड़ी वजह डिहाइड्रेशन है। डॉक्टर साहब आपने बड़ी बेहतरीन और बड़ी मुफीद हमें टिप्स दी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी आमद को हमारी ऑडियंस का बड़ा इससे भला होगा, बड़ा फायदा होगा हम सबको। तो जनाब इसी के साथ ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, जब बात आला तालीम की हो तो बरतानिया दुनिया भर के तलबा के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन की हैसियत रखता है। पाकिस्तान से भी हर साल हज़ारों तलबा बरतानिया के बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए स्टूडेंट वीज़ा हासिल करते हैं। ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से यूके जाने वाले तलबा की तादाद में इस साल 5% इजाफा हुआ है। हालिया सालों की बात करें तो बरतानिया की जानिब से वीज़ा पॉलिसीज़ में तब्दीली, डिपेंडेंट्स पर पाबंदी, बढ़ती हुई फीसिस और दीगर माली चैलेंजेस ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खासा मुतासर किया। 2025 में बरतानिया के स्टडी वीज़ा में मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इसी मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है, मारूफ वीज़ा कंसल्टेंट हैं आसिम मदरीस साहब। आसिम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताइएगा कि 2024 में यूके स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसियाँ क्या थीं, क्या तब्दीलियाँ की गई, ख़ास तौर पर मास्टर के तलबा जो कि डिपेंडेंस पर पाबंदी, इसके अलावा क्या असरात जो थे वो मुरतब हुए ओवरऑल स्टूडेंट्स पर? सबसे पहले मैं आपको बात करते हैं कि 2024 में जो स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूके की पॉलिसीज़ थी, उसमें जो सिग्निफिकेंट चेंजेस थी वो क्या क्या थी और क्या चैलेंजेस थे जो हमारे स्टूडेंट्स को दरपेश थे। उसमें यूके आपको पता है हमेशा से एक ड्रीम डेस्टिनेशन रही है और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, और उनकी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स वर्ल्ड ओवर आपके लिए बहुत अच्छी खुल जाते हैं। लेकिन दो चीज़ें बहुत चैलेंजिंग थी 2024 में। एक तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यूके की यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस थी वो कंपैरेटिवली काफ़ी हायर साइड पे चली गई। अच्छा। उसकी दो रीज़न्स थी। एक तो एक्सचेंज रेट हमारे मुल्क में जो पाउंड्स के कंपैरिजन पाक रुपये की थी, गिरावट थी उसमें, उसकी वजह से जो फ़ीस 8,000 पाउंड 10,000 पाउंड तक थी वो बढ़ के कंपैरिजन में 12,000 से 18,000 पाउंड तक चली गई, जिसकी वजह से हमारे जो लो प्रोफाइल स्टूडेंट्स थे उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो उस फ़ीस को अफोर्ड ना करने की वजह से अप्लाई नहीं कर सकी। दूसरी जो चीज़ थी, यूनिवर्सिटी ने कुछ चेक्स लगा दिए कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल नहीं है, जिनके पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, जिनके अकाउंट्स के अंदर जो सपोर्टिंग फ़ंड्स हैं उनकी मनी ट्रेल प्रॉपर नहीं है, उनको भी उन्होंने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। तो ये दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग थी, और उसकी वजह से सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स ही जो थे जिनके पास फंड्स भी रीज़नेबल थे और जिनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सारी अवेलेबल थी, वो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरे। आसिम साहब, ये तो सारी वो पॉलिसीज़ और चेंजेस हैं जो 2024 में हुई हैं। हमें ये बताइए 2025 में कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं पॉलिसीज़ के अंदर, क्योंकि सुनने में तो ये आ रहा है कि पहले स्टूडेंट जिस तरह पेरेंट्स को ले जाया करते थे, स्पाउस को साथ ले जाते थे अपनी स्टडी के लिए, तो अब इस तरह के कोई इम्कानात नहीं हैं। इसके अलावा और क्या क्या है? 2025 में पोस्ट स्टडी जो वर्क है उसके हवाले से कुछ तब्दीलियाँ हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले आपने जो डिपेंडेंट की बात की है, माजी में ये होता था कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर आप अपनी डिपेंडेंट्स को या अपनी फैमिली को अपने साथ मूव करवा सकते थे, जिसकी वजह से अगर आपके स्पाउस हैं या आपके फैमिली के इमीडिएट फैमिली के किड्स हैं वो भी आपके साथ जा सकते थे, और आपके जो स्पाउस थे वो वहाँ जाके जॉब भी कर सकते हैं, और उनको जॉब करने के लिए एक लेजिटिमाइज्ड टाइम मिलता था जिससे वो अपने स्टडी एक्सपेंसेस को प्रॉपर मीट कर सकते थे। ठीक।
लेकिन अब ये हुआ है कि उन्होंने इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर इसको टोटली बैन कर दिया है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। सिर्फ आप अपने एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अपनी फैमिली को, इमीडिएट फैमिली को अपने साथ लेके जा सकते हैं। और उसके लिए भी अगर आपकी रिसर्च एक्सेप्ट होती है और आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, देन यू आर एलिजिबल टू टेक योर फैमिली विद यू। एक तो इसमें ये चेंज आया है। दूसरा इसमें चेंज ये आया है कि वहाँ जाके जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी ब्रैकेट्स थी उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से हमारी, आपको पता है, सोशो इकोनॉमिक जो लोगों की कैपेसिटी ऑफ पेमेंट है वो कंपैरेटिवली कम है। अगर हम पीकेआर में इसको देखें तो जो स्टूडेंट पहले 4 to 5 मिलियन में वहाँ पे चला जाता था, अब उसकी ब्रैकेट 8 मिलियन to 1.2 तक चली गई है, जिसकी वजह से उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। अच्छा आसिम साहब, ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं या जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं जिनके बच्चे जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं स्टडी करने के लिए यूके में, क्या अहलियत है स्टडी वीज़ा हासिल करने के लिए और कितना वक्त लग जाता है इस सारे प्रोसेस के अंदर, कितना एक्सपेंस आ जाता है? अहलियत का जहाँ तक ताल्लुक है, इसको थोड़ा सा पहले हम इंटेक्स देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी हैं। जो सबसे मेजर इंटेक होती है वो सितंबर इंटेक होती है। बिल्कुल। सितंबर इंटेक में आपको, जैसे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स सितंबर में, अगस्त में आ जाते हैं। इसके बाद बहुत सी स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने आउट ऑफ कंट्री स्टडी करनी है तो वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। एलिजिबिलिटी के अंदर 3 इसके कोर एरियाज़ हैं। सबसे पहले आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो इंटरमीडिएट में मिनिमम आप 60% आपका स्कोर होना चाहिए। ओके। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आपने आइल्स या पीटीई या टोएफल का टेस्ट है वो क्वालिफाई करना है। नंबर 3, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट प्रॉपर होनी चाहिए कि आप क्या वहाँ जा आसिम साहब ये भी बता दें, इन तीनों टेस्ट में से सबसे आसान कौन सा? ये भी सहूलत पैदा कर दें जरा। देखिए, जो टेस्ट हैं, तीनों टेस्ट जो हैं बेसिकली तीनों टेस्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मुश्किल है। हाँ। आसिम साहब जरा क्विकली हमें ये बताइए कि आपकी बातें तो सुन के मुझे ऐसा लग रहा है यूके में अब स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अदर डेस्टिनेशन कौन सी हैं जहाँ पे स्टूडेंट इजीली अप्लाई कर सकते हैं, अपने फंड्स भी मैनेज कर सकते हैं, उनको एडमिशन भी मिल सकता है? मैं क्विकली पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। मुकम्मल कर। जो आइल्स और पीटीई का टेस्ट है ये भी बेसिकली यूके की टेस्ट है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टेस्ट हैं, ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करती है, या पियर्सन का टेस्ट है पीटीई, वो भी यूके के टेस्ट है। लेकिन ये टेस्ट देना ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर आप वहाँ जाके जॉब करना चाहते हो, पैरेलल 20 आवर्स की आपने पर वीक जॉब करनी है, तो आपने वहाँ पे जिन लोगों से कम्युनिकेट करना है उसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है। फिर आपकी मीडियम लैंग्वेज है वैसे भी, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आपका इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही। हमारे पास वक्त की जरा किल्लत है, सेकंड सवाल की तरफ हम चलते हैं। उसमें अदर डेस्टिनेशन में कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें इस वक्त जर्मनी जो है उसकी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसमें आपकी ब्लॉक अकाउंट की जो लिमिटेशन है वो भी कम कर दी है, और दूसरा आप अपनी जॉब पैरेलल प्रॉपर कर सकते हैं। उसमें एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसको हम हाउस बिल्डिंग कहते हैं। इट्स अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे जाके इंटर्नशिप करते हैं और आपकी कंपनी जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो उस कंपनी के अंदर आप उसकी कंपनी की बिहाफ पे आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टडी भी कंप्लीट करेंगे जो कंपनी स्पॉन्सर करेगी। उसके लिए 12,300 यूरो का आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जो तकरीबन 30-35 लाख बनता है। लेकिन बेनिफिट ये होगा कि आपकी एजुकेशन वहाँ पे फ्री हो जाएगी। और 3 इयर्स करने के बाद, 3 इयर्स अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद आपको जब डिग्री मिल जाएगी तो आप उसी इंटर्नशिप को कन्वर्ट कर लेंगे अपनी रेगुलर जॉब के लिए। क्या बात है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। आसिम साहब ने बड़े बेहतर तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है कि अगर यहाँ यूके के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाए तो आप जर्मनी में भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़े फंड्स के साथ, अच्छे नंबर्स के साथ। तो नाजरीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो सियासी महाज पर बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डेडलॉक खत्म हो गया है बज़ाहिर, और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की दावत पर गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अपोजिशन कमेटी ने मुतालिबात का इब्तदाई खाका पेश किया। ताहम हुकूमत ने कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की यकीन दहानी करते हुए पीटीआई से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालिबात की फहरिस्त मांगी है। मुज़ाकरात का पहला दौर इसके साथ ही मुकम्मल हुआ, जिसे बड़ी मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, और मुस्तकबिल में भी मुज़ाकरात को जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। और मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास
2 जनवरी को होगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मुज़ाकरात में हमने अपना पूरा और भरपूर मौक़िफ़ पेश किया है। बानी पीटीआई की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं और 2 जनवरी को अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुज़ाकरात में कोई गारंटर नहीं, कामयाबी के 100% चांसेस हैं, मगर नहीं हो सकता कि 100% एक दूसरे की बात मान ले। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पहली बैठक को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ पहले मुज़ाकराती इजलास से कितनी मुतमईन है? देखिए, अब पहले बात तो ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आके तो चीज़ें सेटल होने जा रही हैं। अल्लाह करे ये सेटल हो जाए। तो उसमें पहली में तो सिर्फ TORs ही होते हैं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं होती। लेकिन जो माहौल बन रहा है, मेरे ख्याल में इस माहौल को देखते हुए मुझे लगता है इंशाअल्लाह कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। ये उसकी वजह ये है कि अब हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि इस मुल्क की बका इसी में है कि सियासी जमातें आपस में मिल बैठें और मिल बैठ के एक लाएअमल अपना दें, ताकि इसमें लाएअमल के अलावा हमारी बका इसी चीज़ में मुझे नज़र आ रही है कि हम सियासी तौर पे गुफ्तगू करके मामलात को हल करें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने जबर और जुल्म का सामना किया है गुज़श्ता पौने 2 साल में, तो ये तो एक तारीख है पूरे इसकी सब कॉन्टिनेंट की, मैं कहूँगा एक तारीख है। तो अच्छी बात है ये, अगर आज भी इनको ये होश आ गया है कि एक सियासी जमात जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको बजाय इसके कि दीवार में चुन दिया जाए तो उसके साथ कुछ ये मुज़ाकरात की सीरियसनेस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। जैसे कि मतलब ये कहा जा रहा है कि जनाब, अगर हुकूमत की तरफ से देखें तो हुकूमत ने बहुत सारे इत्तेहादियों को शामिल कर लिया इसके अंदर, और दूसरी जानिब ये भी तनकीद हो रही है कि जनाब पीटीआई की तरफ से सिर्फ असद कैसर साहब वहाँ मौजूद थे, ना सलमान अकरम राजा थे, ना जनाब अली अमीन गंडापुर थे। जी देखिए, बात ये है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनके इत्तेहादी हैं, अलाइज हैं। मेन स्टेक होल्डर जो मुज़ाकरात की है वो तो मुस्लिम लीग नून ही है ना जी। और मुस्लिम लीग नून को ही स्टेब्लिशमेंट लेके आई, और इस वक्त पंजाब में और मरकज में उन्हीं की हुकूमत है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, अगर उन्होंने अपने अलाइज को शामिल किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जमात है और भी जो छोटी सियासी जमातें हैं, इसमें तो इतनी बड़ी बात नहीं है। जो हमारी तरफ से शिरकत थी, असद अहमद रजा साहब भी थे, असद कैसर साहब भी थे, तो अलामा साहब भी थे, राजा नासिर अब्बास साहब जी, राजा नासिर अब्बास साहब भी तशरीफ फरमा थे उधर। तो उसमें ये क्योंकि पहली मीटिंग थी तो हर किसी को ये अंदाजा था कि जो TORs होते हैं वो पहली मीटिंग्स में अपने एक चार्टर ऑफ डिमांड उन्होंने मांग ली है हमसे, वो हमने देना है 2 तारीख को। तो इसमें सीरियसनेस वाली जो अहमद साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड की बात की जा रही है मुज़ाकरात के हवाले से और मुतालबात के हवाले से, आपको क्या लगता है इसके अंदर है क्या? चार्टर ऑफ डिमांड में होगा क्या? देखिए जी, चार्टर ऑफ डिमांड मेरा तो ख्याल है सबके सामने ही है। उसमें कोई 2-3 चीजें कोई ऐसी हों जो किसी को ना पता हो, 1-2 चीजें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन असल बात तो ये है ना जी कि चार्टर ऑफ डिमांड में तो हमारा मलिक अहमद साहब कहने का मकसद ये है कि मतलब जो बज़ाहिर बताई जा रही हैं 2-3 पॉइंट्स वही हैं, या इसके अलावा भी कोई चीजें ऐड हो सकती हैं आगे चल के? इसके अलावा हो सकते हैं। कल मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुतालबा भी किया है पंजाब गवर्नमेंट से कि अगर आप उधर से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हमारे जितने पर्चे, जितने ये छापे पड़ रहे हैं, रोज पुलिस पकड़ रही है लोगों को, लोगों के घरों में दाखिल हो रही है, तो कम से कम इसको तो बंद किया जाए। तो इस किस्म की बात होंगी। 5 साल बाद जुडिशल कमीशन है, खान साहब की रिहाई है, मुकदमात हैं, जो हमारे लीडर असीरान हैं वो जो बंद हैं, उनको जो जिस तरह बेसलेस मुकदमात में बंद हैं, तो वो हमारे मेन मुतालबे हैं जी वही।
तो अब उसको अब देखते हैं, ये गवर्नमेंट अगर सीरियस है तो अगले को 10-12 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन देखें ना, आप जुडिशल कमीशन की बात करें मलिक अहमद खान साहब, उधर से आप देखें कि सजाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं, फौजी अदालतों से भी सजाएं हुई हैं अभी तक आपके कारकुनान को, और मजीद भी हो सकती हैं। तो आपको लगता है कि जब ये सजाओं का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद कोई जुडिशल कमीशन बनेगा? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं जी कि जो मिलिट्री की सजाएं हुई हैं ना मिलिट्री कोर्ट से, वो तो हम चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट में, राइट ऑफ अपील तो हमारे पास है। बिल्कुल है। देखिए, किसी जगह पे भी अच्छाई की तरफ, किसी मरहले में भी अच्छाई की तरफ अगर कदम होगा तो उसका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अब भी ये बन जाए जुडिशियल कमीशन, अभी तक हजारों लोगों के केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, और ये चीजें, और ये हाई कोर्ट में बड़ा काम दे देगा ये जुडिशियल कमीशन का। अगर कोई फैसला जो भी होता है तो वो हाई कोर्ट में बड़ा एक उसकी वर्डिंग, बड़ी एक वर्डिंग जो जजेस की होती है वो अपनी अहमियत रखती है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि अगर कोई मिलिट्री कोर्ट्स में फैसले हो भी गए हैं और उन्होंने दे भी दी हैं, तो वो सजाएं जो हैं वो हम तो अपील कर रहे हैं, हम तो उन सजाएं को जायज नहीं मानते ना जी। हम तो ये कहते हैं कि उनको सजाएं सिविलियन को। वेरी राइट मलिक साहब, बिल्कुल आपके पास राइट टू अपील है, सबके पास है। सर ये फरमा दीजिएगा, सबसे अहम बात ये कि आपको लगता है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, बानी पीटीआई ने कभी भी एनआरओ के जरिए अपनी रिहाई का मुतालबा नहीं किया। असल में ये चीजें एक समझने की बात है। पहले लोग ना समझते थे कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ बाहर निकल गए रातों रात, उनको एनआरओ मिला, सुबह उठे तो मियां साहब तो जद्दा बैठे हुए थे, तो जिस तरह लंदन चले गए, ये इस तरह कम से कम इमरान खान साहब इस तरह नहीं चाहते। ठीक, अगर वो ये चाहते होते कि मुझे रिहाई एनआरओ के जरिए मिले तो इमरान खान तो 1 मिनट में बाहर आ सकते हैं जेल से। हमारा मकसद ये है कि बेसलेस झूठे मुकदमात हैं, उनका फैसला हो वो इंसाफ पे मबनी हो और उन मुकदमात को खारिज किया जाए। वैसे इमरान खान के लिए क्या मुश्किल है? तैयारा साजिश केस मियां नवाज शरीफ पे जब हुआ था तो वो तो 10 साल कैद हो गई थी, और कैद के दौरान ही हर चीज इधर रह गई और वो रातों रात चले गए। वो तो कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं साइन हुआ था, शायद आपको याद हो या आपकी शायद। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये मकसद ही नहीं है। मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें याद भी है तैयारा साजिश केस, लेकिन अगर हम बानी पीटीआई की स्पेसिफिकली बात कर लें, आप कह रहे हैं कि अदालतों से रिलीफ मिलना है, जनाब बिल्कुल मिलना है, लेकिन आप देखें ना मुज़ाकराती कमेटियों में सरफहरिस्त मुतालबा तो यही है कि बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके, तो वो हुकूमत ने थोड़ी आपको देना, वो तो अदालतों से ही मिलना है। बात ये है जी, मैं अब आपको अर्ज करता हूँ, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जजेस जो है केसेस को डिले करते जा रहे हैं। अब हुकूमत की जो इंटेंशंस हैं, खामखा केसेस को, एक केस पे दूसरा केस, दूसरे पे तीसरा केस, आप देख तो रहे क्या हाल हो रहा है। हम रिहाई का मुतालबा इस सेंस में नहीं कर रहे कि इमरान खान को कोई एक लिख के दे देंगे, कोई उस पे उनकी रिहाई हो जाएगी कि मैंने ये काम किया है, ये नहीं किया। इस किस्म का होना ही नहीं है जी। हमने तो केस जो है वो ट्रायल जल्दी हो और उनके मेरिट पे तो फैसले हो, तो ये 2 दिन की केस है, इनमें तो है ही। आप देख रहे हैं तो अहमद साहब, हमें जरा ये भी बताइएगा, बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुज़ाकरात से मशरूत किया था, अब मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं, तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला कब वापस ले रही है? देखिए, अभी तक कोई बाकायदा सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का बानी पीटीआई ने ऐलान नहीं किया, मुज़ाकरात से मशरूत ही था। तो मेरे ख्याल में जब मुज़ाकराती कमेटी जाएगी तो वो सामने हर चीज आ जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान भच्चर साहब, आपके कीमती वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त और जो बिल्कुल आपकी जमात का नुक्ता नजर है वो सामने रखा। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिसने हालात और वसाइल का शिकवा करने की बजाय तालीम आम करने का मिशन अपनाया। वकार वलीद नामी ये नौजवान तलबा को CSS की तैयारी करवाता है और वो भी बगैर मुआवजे के।
ये तो बहुत बड़ी बात है कि बिला मुआवजा जो है वो तैयारी करवाई जा रही है, जिसकी एकेडमीज जो हैं वो लाखों में फीस वसूल करती हैं। नो डाउट। तो इस नौजवान से हमारी मुलाकात करवा रही हैं आयशा मुनव्वर, उन्होंने उनके साथ गपशप की है। तो आइए जनाब रिपोर्ट देखते हैं। एक ऐसे मौलम मौजूद हैं जो बच्चों को बिल्कुल फ्री स्टडी करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। पार्क हो, सड़क हो, कोई भी जगह मिल जाए, लेकिन इन्होंने अपना एक सेशन लगा के CSS और PMS की बिल्कुल फ्री स्टडी करवाते हैं। जबकि ये जो हमारे टेस्ट हैं, ये पास करने के लिए आपको 3 से 4 मैक्सिमम 5 लाख जो है वो आपको पहले अपने पे लगाना पड़ता है उसकी तैयारी करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं। तो सरवकार, इनके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम इनसे जानते हैं कि ये आइडिया इनके पास कैसे आया और कितने स्टूडेंट को अभी तक ये पास करवा चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके चैनल का और आपकी टीम का जो यहाँ पर आए राइट। ऑलरेडी मेरे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पंजाब पुलिस हो। अक्सर टीवी वाले एक वर्ड बोलते हैं कि पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा थाना हो जहाँ मेरा स्टूडेंट ना हो। तो ये एक थोड़ी सी लाइन है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी सब जगह पर रिकमेंड हो चुके हैं। तो मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि एक CSS वाहिद एक ऐसा टेस्ट रह गया था जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है पूरी एशियन में। PMS CSS इसके लिए 3 से 4 लाख 5 लाख खर्चा चाहिए और गरीब बच्चा पास करना बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट टाइम मैंने CSS के बैच को फ्री तैयारी करानी शुरू की और हम अंदाज़ा लगाएं कि 98% मेरे स्टूडेंट्स MPT टेस्ट जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ है उनमें सारे के सारे पास हो गए हैं। और अगर ये CSS टेस्ट फ्री मुकम्मल एंड तक करवाने में हम कामयाब हो गए तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हर गरीब का बच्चा IG तक पहुँचेगा, डायरेक्टर तक पहुंचेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर तक पहुंचेगा, और जब वहाँ तक पहुंचेगा तो करप्शन खुद ब खुद ख़त्म होनी शुरू। और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन इतने महंगे टेस्ट हैं कि वो उसको पास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्विट कर देते हैं। गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट नहीं करती ना। गवर्नमेंट को चाहिए कि टेस्ट के जो चार्जेस हैं वो ख़त्म कर देना चाहिए। आप एक तो जॉब नहीं दे सकते, ऊपर से आप हर टेस्ट के चार्जेस पे 1500-1000 रुपये लेते हैं। एक गरीब बच्चा एक टेस्ट के लिए 1000 रुपये 3 जगह जमा कराते, तो अगली बारी पैसे जमा कराने के उसके पास पैसे नहीं होते। दूसरी बात, टेस्ट की तैयारी करने के लिए चार्जेस हैं, तो दो जगह कहाँ बच्चा एक्सपेंस करता फिर। तो इसलिए मैंने इस सब चीज़ों को फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि अगर इन बच्चों के ख्वाबों को हकीकत में पूरा कर दिया गया तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में करप्शन में हम कहीं ना कहीं कंट्रोल काबू कर सकते हैं। CSS में ऐसा होता है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, फीसेस पे करते हैं, लेकिन एंड पे आके उनसे कोई ऐसी गलती हो जाती है कि वो CSS से फेल हो जाते हैं। तो अमूमन मोस्टली गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, उसको क्या गाइड करना चाहेंगे जो हमारे देखने वाले हैं? वो होता है गुरूर। CSS अगर आपने पास करना है तो सबसे पहले अपने अंदर से गुरूर को ख़त्म करें आप, ठीक है। हम्बलनेस लेके आएँ, हार्ड वर्क की करें, स्ट्रगल करें। अब CSS की जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ सब चीज़ें राइट, वो फिंगर टेस्ट पे करा रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि MPT का टेस्ट ऑन दी रिकॉर्ड है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। 98% बच्चे जो हैं मेरे MPT टेस्ट को पास कर गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर उस्ताद काबिल होगा ना तो शागिर्द काबिल बन जाता है, उस्ताद नालायक होता है तो शागिर्द भी नालायक ही बनता है। तो मुझे ये बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि आप दूसरों को CSS पास करवा रहे हैं, लेकिन आपने खुद क्यों नहीं किया है? आप खुद भी तो कर सकते हैं, आप इतने बच्चे आपने पास करवाए, लेकिन आपने खुद क्यों नहीं? ये 2 सवाल तो मेरा शायद ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। जब मैं 24 साल का था तो मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेमी गवर्नमेंट में था 17 स्केल पे। तो उस दौरान मैं मीडिया पे आना शुरू हो गया था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मीडिया पे आना अलाउ नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं तो या सेमी गवर्नमेंट अप्लाई हैं तो आप नहीं आ सकते। तो उस टाइम मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो जॉब को छोड़ता या फिर बच्चों का फ्यूचर बनाता या अपना फ्यूचर बनाता। तो मैंने जॉब को छोड़ दिया और बच्चों के फ्यूचर के लिए। अगर मैं CSS जाता तो एक CSS में वकार होता, आप हज़ारों होंगे। अगर मैं आर्मी में चला जाता तो एक वकार होता। आज हर यूनिट में GHQ हेडक्वार्टर में भी इस टाइम 3 स्टूडेंट्स मेरे हैं, तो सारे वकार ही तो है ना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे भी नहीं आ सकते और एकेडमी में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई ऐसी टिप क्या वो घर बैठ के CSS की तैयारी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो कैसे? अभी 500 से प्लस स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में से रहे हैं। उसके लिए सिंपल है, CSS फ्री प्रिपरेशन, व्हाट्सएप पे भी चैनल है, आपको यूट्यूब पे सरवकार भी चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर CSS की पूरी प्लेलिस्ट है, उससे आप सुन सकते हैं। फेसबुक के थ्रू मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों से मैं ऑनलाइन ही कराता हूँ क्योंकि मैं सबसे मुलाकात कर ही नहीं पाता, पब्लिक इतनी ज़्यादा है। तो वो किसी भी घर में, किसी भी गांव में, किसी भी गली में बैठे हैं ना, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सरवकार का नंबर होगा तो हम पहुँचेंगे। वो जस्ट मेरी वीडियो को वॉच करें, उसके नोट्स बनाएं, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, खुद ब खुद उन्हें अचीवमेंट मिलने शुरू हो। और आपके जो सेशन है वो एक स्पेसिफिक जगह पे होते हैं या किसी भी पार्क में, किसी भी जगह पे? सेशन का सिर्फ उन्हें पता होता है जिनकी सीट कंफर्म होती है। पार्क पे, फुटपाथ पे, सड़क पे, रोड पे, स्टेशन पे, कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है राइट। और ये मैं कभी पब्लिक के लिए अनाउंस नहीं करता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ, क्योंकि आपने सारे सवाल तो किए हैं।
आपने एक सवाल नहीं किया कि इस काम में मेरे दुश्मन कितने हैं। जिसमें कामयाबी होती है उसमें दुश्मन भी हमारे बहुत होते हैं, ऑब्वियसली इसमें होंगे, तो आप बताएं। पाकिस्तान की सारी मोटिवेशन स्पीकर्स और मैक्सिमम एकेडमीज़ मेरे सारे खिलाफ हैं राइट, और अक्सर ये फ़ोन करके थ्रेड्स देते हैं कि हम तुम्हें पार्क से गायब कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें करते रहते हैं। अक्सर में मसला ये है कि अगर ये विज़न मेरा कामयाब हो गया तो उनका जो कस्टमर वाला सिस्टम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कुछ सीखा भी, और ऑब्वियसली हमारे व्यूवर्स भी जो हैं वो इससे सीखेंगे कि CSS कैसे पास करना है। क्या जबरदस्त इनिशिएटिव है। मैं कहता हूँ कि जो बच्चे काबिल हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, इतनी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते जनाब, तो वो भी जो है कुछ बन सकते हैं कि पढ़ लिख के जनाब अफसर लग सकते हैं। आप ऊपर से आप नॉर्मल स्टडीज नहीं पढ़ा रहे, आप CSS की तैयारी करवा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट लेवल की तैयारी करवा रहे हैं। दैट मींस आपके पास भी नॉलेज होगा। कोई एक लेक्चर भी डिलीवर करने आए ना तो वो भी अच्छा खासा चार्ज करता है एकेडमी वालों से। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के कामों को प्रमोट करना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया ही इसलिए ताकि पाकिस्तान में पोटेंशियल खैर का बाइस बन रहे हैं जनाब लोगों के लिए। अच्छा उज़ैर, मुझे ये बताइए, कभी आपने हॉट एयर बैलून में सफर किया है? अभी तक मेरा ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हुआ, शौक तो है मेरा, मौका मिला तो जरूर करूंगा। अच्छा चलें फिर उज़ैर आप कमर कस लीजिए, क्योंकि अब जो है आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अच्छा, मुझे तो लगा था अधूरी रह जाएगी। अच्छा आपको बता फौरी पूरी होती हुई नहीं नजर आ रही थी मुझे। एडवेंचर के शौकीन पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में पहली बार, जी आप ही के लिए पहली बार हॉट एयर बैलून लॉन्च कर दिया गया है। तो सीरियस है पाकिस्तान में? मैं सीरियस हूँ उज़ैर, आप मेरी बात तो सुनिए। सुनाइए। ये बिल्कुल सच है। जिला मानसहरा के तारीखी मकाम बालाकोट में पाकिस्तान के पहले हॉट एयर बैलून का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में विंटर टूरिज्म और बैनुल-अक़वामी सयाहत के फ़रोग में संगे मील साबित होगा। बैलून पायलट का कहना है कि एडवेंचर के शौकीन सयाहों को अब बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हॉट एयर बैलून में बैठकर दरियाए कुनहार समेत कागान वैली के बुलंदो बाला सयाहती मकाम के दिलकश नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अगर आप दरियाए कुनहार की बात कर रही हैं ना, हाँ। तो जनाब पहले वहाँ पर राफ्टिंग होती थी, अभी भी चलती है बिल्कुल, लेकिन अब जो है वो आप दरिया के ऊपर जनाब हॉट एयर बैलून में सफर करेंगे। ये तो फिर मैं कहता हूँ टूरिज्म को इतना प्रमोट करेगा, और टूरिस्ट बिल्कुल। और यहाँ पे हम अपने नाजरीन को ये भी बताते चलते हैं कि तुर्की, थाईलैंड और चाइना जैसे मुल्क दुनिया भर से हॉट एयर बैलून के जरिए सयाहों की दिलचस्पी हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। तो जनाब आप एक सयाह से ही उसकी राय ले लें। मैं बताइए फिर कैसा लगा आपको? मैं जब ये टर्की गया तो मैंने हवा में उड़ते देखे बैलून, और बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन वक्त कम था और जो है ना हम फिर वो इस मौके से फायदा नहीं उठा सके। तो जनाब आपको छुट्टियां भी हो गई हैं, फिर रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अगर आप भी अपनी इन छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं तो जनाब आप रुख करें बालाकोट का, और वहाँ पर आप राफ्टिंग भी करें, हॉट एयर बैलून में सफ़र भी करें। और मुझे भी जब मौका मिला तो मैं भी ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। चले खैर, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रंग जो है बिखरे होते हैं। ये ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि हमारी जज्बाती कैफियत और हमारे मूड पर भी असरअंदाज होते हैं। हर साल की तरह इस बार भी पेंटोन कलर इंस्टीट्यूट अमेरिका की जानिब से अगले साल यानी 2025 के लिए एक खास रंग को सिलेक्ट किया गया है, और इस बार ये रंग है जनाब, इसका नाम है मौका मूस। और आपको पता था इसका? उज़ैर ये मौका मूस है क्या? सुनने में तो बड़ा यूनिक और मुनफरद सा लग रहा है। जनाब ये वाकई है भी, और ये आपको बताते हैं। ये दरअसल ना भूरे या ब्राउन रंग का एक खूबसूरत शेड है जो कि तख्लीक किया गया है। चॉकलेट और कॉफी के रंग से ये काफी ज्यादा मुशाबत रखता है। क्या बात। मायरीन कहते हैं कि जनाब ये जो रंग है इसकी खूबियां भी बयान की उन्होंने, और साफ भी बयान की है कि ये गर्मजोशी, सुकून और हम आहंगी का एहसास दिलाने के साथ साथ हमें ये भी याद दिलाता है कि जिंदगी की छोटी खुशियों को एंजॉय करना कितना ज़रूरी है, और हम जो कि बड़ी खुशियों के पीछे भागने से नहीं रुकते। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे मैं पेंटोन कलर इंस्टीट्यूट हर साल के लिए मुख्तलिफ रंगों का इंतखाब कैसे करता है, इस पे ज़रा हमें बताइए। दरअसल ये इंस्टीट्यूट फैशन, आर्ट, सोशल मीडिया और आलमी रुझानात का जायजा लेता है और फिर एक रंग को सिलेक्ट करता है। ठीक है। मसलन अगर 2024 की बात करें तो उन्होंने पीच फर्स्ट, और 2023 के लिए विवा मेजेंटा का उनकी जानिब से इंतखाब किया। जबरदस्त। तो 2025 के लिए ये मौका मूस जो है सिर्फ फैशन तक ही महदूद रहेगा या हमारे रोजमर्रा जिंदगी में भी इसका कुछ नहीं जनाब, खाली फैशन तक क्यों महदूद रहेगा? आपको जब कहा आपके इर्द गिर्द नजर आएगा तो ये जनाब आपके घर की डिजाइनिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, और यहाँ तक कि डिजिटल मीडिया में भी इस्तेमाल होगा।
और यकीनन फिर हमारी जज्बाती कैफियत पर भी असर डालेगा। तो नाज़रीन, 2025 के लिए रंग तो ये तय हो चुका है। अब देखना ये है कि हमारे इर्द गिर्द ये कैसा लगता है और क्या असरात मुरतब करता है। और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। जादू एक ऐसा मौजू है जो हमेशा से लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा है और बाज़ लोगों का इस पर मुकम्मल यकीन है, कुछ लोग इस पर यकीन नहीं भी रखते और कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नफ्सियात का मामला है, जहनी बीमारी है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक तकरीबन 40% लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी जादू या फिर बुरे असरात का तजुर्बा करने का दावा करते हैं। पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी बीमारियों या मुश्किलात की वजह जादू को मानती है। अक्सर औक़ात इनकी हकीकत नफ्सियाती मसाइल से ज़्यादा कुछ नहीं होती, फिर भी इन्हें यकीन होता है कि या तो इन पर किसी ने जादू की है या इनसे खुद कोई ऐसी हरकत सरजद हो गई है जिसकी वजह से वो इन परेशानी में मुब्तला हैं। जादू की हकीकत क्या है, इस्लाम और साइंस का इसके बारे में क्या नज़रिया है और इस हवाले से बतौर मुसलमान हमारा रवैया क्या होना चाहिए, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रूहानी मौलज कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले बताइएगा कि जादू की हकीकत क्या है और इसके असरात कितने वसी हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम को देखा जाए, वलाकिन्न शयातीन काफर युअल्लिमून अन्नास सिहर, और आगे जाके चल के फरमाया फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बी बैनल मरी व ज़ौजी। बाद लोगों का कहना है कि जादू सिर्फ नफ्सियात पे असर करता है और बाद लोगों का कहना है कि जादू सिर्फ तख़य्युल में आता है, हकीकत में उसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो कुरान करीम में भी है और नकल, अकल, फ़लसफ़ा, साइंस, मंतक, दुनिया का कोई साहिब इल्म के किसी भी पराये में आ जाए, दलील के किसी भी मैदान में आ जाए, उसको ये बताया जा सकता है कि कुरान की हकीकत होती है, वो तख़य्युल नहीं होता। ठीक, कुरान ने जिस चीज़ को अपना बयानिया दिया है वो हकीकत में बयानिया है। मसलन सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनों के ज़माने में कुरान करीम में बाकायदा ये जिक्र मिलता है कि जादू है। जादू एक ऐसी हकीकत रखता है कि जो आपके दिल पर, आपके जिस्म पर, आपके नज़रियात पर, आपकी जान के ऊपर भी असर पजीर होता है। इवन नज़रियात पर भी आपके नज़रियात जहाँ ऐसे, और हत्ता कि ये आपके ट्रेन के कांटे की तरह आपकी स्टेशन बदल देता है ये। यानी आप देखें ऐसे स्टेशन बदल जाता है। बैठे बैठे आदमी अचानक, दीनदार आदमी बेदीनी में चला जाता है और ईमान का कुफ्र में चला जाता है। और ये तो बात आपने ज़रा भाई देखी होगी कि साहिब ईमान मायूसी में जाते हुए तो मैंने और आप सब ने देखे हैं। जी हाँ। तो हदीस को देखा जाए, मन आता राफन औ काहिनन फसद्दक़ बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो आदमी किसी काहिन के पास आया, किसी जादूगर के पास आया और फिर उसके बाद उसकी बातों की तस्दीक की, और एक हदीस में फ़सल वन शैइन, उससे कोई सवाल किया, मेरा इस्तिखारा कर दो, मेरे हाथ की लकीरें चेक कर दो, मेरी किस्मत चेक कर दो, मेरा सितारा चेक कर दो, मेरे सियारे चेक कर दो, फरमाया उस आदमी ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली शरीयत का इनकार किया है। और दूसरी हदीस में लम तुक़बल लहु सलातु अर्बईना लैला, उसकी 40 रातें नमाज ही कबूल नहीं होती, सिर्फ सवाल करने। अब रही बात यह कि जादू से क्या कुछ हो सकता है, जो कुछ करना चाहे वो हो सकता है। मतलब किसी की जान तक ली जा सकती है। जान तक लेने वाला मसला तो बहुत हसास आम आदमी फहम है। आप देखें कि जो आदमी नज़रों से किसी को टिकी बांध के हिप्नोटिज्म वगैरह या इसी तरह दीगर जो उलूम है, मख्फी साइंस, अकल साइंस जिसे कहते हैं, उससे आंखों की रोशनी से बंदा मारा जा सकता है। तो आंखों की रोशनी भी, दिल की गलाजत भी और बद अमल और अमलियात भी, वो सारे मिलके तो बंदा तो फौरन मर जाता है, मसला नहीं है। बाद 7 दिन में, बाद 40 दिन में, ये भी शक्लें होती। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जादू कुफर है, करने वाला काफिर है, करवाने वाला भी काफिर है और हमारे लिए आजमाइश है। कारी साहब, मुझे ये बताइए हमारे नाजरीन के लिए, करने वाला और करवाने वाले के खिलाफ के लिए इस्लाम में क्या बताया गया, क्या रहनुमाई हमें दी गई है? देखें, इसके कई एक वाक़यात। एक पहली है तो ये वाला कि नशातीन, वो शैतान आदमी है, जादूगर को शैतान डिक्लेयर करता है कुरान। ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है काफर,
जादूगर को काफिर डिक्लेयर करता है। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने देखा जिसने जादू किया था उनको उन्होंने कत्ल करवा दिया। अब ये हुकूमती तौर पे होना चाहिए कि जिन लोगों के पास इस तरह के इल्म की डिग्री नहीं है, कुरान और सुन्नत के रूहानी बाबे बन के बैठे हुए हैं, उन सबको कंडम किया जाए और देखा जाए ये कहाँ कैसे करता है। और फिर एक और बात, उलूम अकलिया जो है, और आपने साइंस वगैरह का जिक्र किया जी। साइंस का एक बहुत अच्छा मैं तजिया आपको, अल्लाह के फजल करम से इस तरह आपको तजिया नहीं कोई बताएगा कि हवास ज़ाहिर से मादी चीज़ों का तजिया करना, हवास ज़ाहिर से मादी चीज़ों का तजिया करना, ना के नजरिया करना। साइंस का काम चीजों का तजिया करना है, नजरिया देना नहीं है। क्या बात है, बात समझ रहे कि ये चीज, और वो भी जो मौजूदात हैं और इसके साथ साथ जो मुशाहदात और तजर्बात में आ रही। तेरा ये काम है ही नहीं है कि ये हक है बातिल। हक बातिल कहने का सिर्फ एक ही जात के पास इख्तियार है, वो अल्लाह की जात है। बेशक कोई शक ही नहीं इसमें। जन्नत और जहन्नम का सिर्फ एक ही जात के पास इख्तियार है, वो अल्लाह की जात। सही और गलत कहने का एक ही ज़ात के पास कुरान और सुन्नत की रूह से, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और रसूल कायनात उसके हुक्म से। हम अल्लाह की पनाह के इस तजज़ियाती तौर पे, और एक यहाँ एक और बात कहूँगा, ये तजज़िया भी, एक जुमला और दे रहा हूँ, तजज़िया भी मरहला वार है। एक मरहले से दूसरे मरहले का तजज़िया नहीं कर सकते। मसलन मैं और आप सब छोटे बच्चे थे और उस वक्त मेरी आंखें भी थी, मेरे कान भी थे, मेरा दिल भी था, मेरी दुनिया भी थी और मेरा जहान भी था, लेकिन मैं माँ के पेट में था। मैं उस वक्त अपना तजज़िया नहीं कर सकता जब, और वो लोग कर रहे हैं जो माँ के पेट से बाहर आ गए हैं कि माँ के पेट में प्रोसेस ये चलता है। इसी तरह हम आखिरत का तजज़िया इस मरहले में नहीं कर सकते। बड़े खूब तरीके से समझाया। इस मरहले वो उस जगह पे चले जाएंगे, आपकी आंख मिलेगी, आपको कान मिलेगा, आपको दिल मिलेगा, आपको पूरा जहान मिलेगा। लेकिन अब हो ये रहा है कि इस जहान में है, इस मरहले में है, इस मरहले का तजज़िया हो रहा है, इसमें और इसका तजज़िया हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो और मालूम हो सकता है, और तजज़िया से नजरिया बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा नफ्सियात का कितना अमल दखल है, मतलब जादू और जो नफ्सियाती मसाइल हैं, इन्हें किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? उसको भी खास पहचान, आपके पास भी केसेस आते हैं कि आजकल हर कोई कहता है कि उस पे जादू हुआ है। बिल्कुल। एक तो ये देखें कि नजर बद हो, जादू हो, नफ्सियात हो। नजर बद और जादू का फिल फौर हमला होता है, फौरियत है उसके अंदर, यानी आप बैठे बैठे बीमार हो गए, बैठे बैठे आपकी तबीयत खराब होगी। नफ्सियात में तदरीजन ये काम चलता है। नफ्सियात में यकदम नहीं बंदा गिरता, वो थोड़ा थोड़ा हवास बाख्ता होता जाता है, अपने आप से गुमशुदा होता जाता है। फिर इसी तरह दूसरा फ़र्क यह है कि नफ्सियाती अमराद तिब्बी तौर पे मुआयने में लिबार्टी में आ जाती हैं और जादू का लिबार्टी में और तिब्बी तौर पे मुआयने में नहीं आता। जादू की तीसरी अलामत यह है कि जादू बसौकात पूरे घर और पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लेता है। नफ्सियाती मर्ज सिर्फ उसी को लपेट में लेती है जो उसका मरीज होता है। और इसी तरह जहनी तौर पे अगर इसका फ़र्क किया जाए तो कुरान और सुन्नत जब जादुई मरीज पे पड़ा जाएगा तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा और उसकी तबीयत खराब होगी, और नफ्सियाती मरीज पर पड़ा जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आना शुरू हो जाता है। बात समझ, आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आना शुरू। इसी तरह जादुई मरीज इबादत में, तिलावत में, रियाजत में, तीनों में तकलीफ महसूस करता है, और नफ्सियाती मरीज उसको तो हमने ये देख लिया सूरत रहमान पढ़ने से, कितने लोग जो कैंसर के मरीज हैं, नफ्सियाती तौर पे मरीज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। ये वो बिदाहिर फरूक हैं। PIC में मरीजों को समझाई जाती है, कार्डियोलॉजी में। और सबसे बड़ी अलामत यह है कि कोई आदमी किसी की तरफ ना चला जाए, सिर्फ अल्लाह के हुजूर 2 रकत नमाज पढ़ के एक दुआ वो पढ़ ले। वो दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 10 दफ़ा सुबह, 10 दफ़ा शाम, या 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा शाम। अल्लाह से डर के कहता हूँ, मर्द जो भी हो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म। दुनिया का कोई जादुई मर्द ऐसा नहीं है इस कलमे के पढ़ने के बाद वो रहता हो। कलमा हो, कलमा ज़बान तक ना हो, कलमे की हरारत का स्विच जो है वो दिल तक लगे,
कानों का ये ज़बान का दिल तक और कानों का दिल सिर्फ तक रटना नहीं है, हाँ, महसूस भी करना है, तैयारी भी करनी है। बिल्कुल। और एक लफ्ज़ बोलता हूँ, ईमान और दिल एक ऐसा टावर है, एक ऐसी शाख जिसके अंदर आपके ज़िंदगी के सारे अमाल इसी के साथ अटैच होते हैं। मसलन आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, अगर उस टावर के साथ आपकी सिम मिल गई ना तो फिर सिग्नल आएंगे, वरना आपके सिग्नल नहीं आएंगे। सीधी बात है, फिर आपका राब्ता किसी और की तरफ जाएगा। मौजूदा दौर की मिसालें देने का बड़े अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं। बहुत जबरदस्त। अच्छा कारी साहब, मुझे ये बताइए, ये जो जादू का तोड़ होता है, ये रूहानी इलाज में कोई खास प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है या आयात या कुरान मजीद? देखें, जादू करने वाला ही ये प्रोसीजर बताएगा, लेकिन हम छोटा सा मोटा सा वो बता देते हैं। वो ये है कि जब आपका राब्ता शयातीन से, जब आपका राब्ता जिन्नात से और जब आपका राब्ता बदरूहों से इस तरह होता है, तो वो आपको कुछ काम देते हैं, आप उसको कुछ काम देते हैं। अच्छा। हाँ, दोनों का वो मुआहदा होता है। यही चिल्ला कशी बार्टर सिस्टम चल रहा होता है। बार्टर सिस्टम। और वो किस तरह के काम आपको देते हैं? देखें, वो काम आपको सबसे ज्यादा तो खतरनाक देते हैं अल्लाह, रसूल और कुरान और दीन की एहानत करने का। कोई आदमी भी कब्र में चिल्ला कर रहा ना, वो पक्की बात है कि शेखुल हदीस नहीं है, वो शैतान है, वो मरदूद है, वो बदरूहों से राब्ता कर रहा है। वगरना शेखुल हदीस मस्जिद में जाता है, शेखुल हदीस कब्र में नहीं जाता। बिल्कुल। शेखुल हदीस अपने अलग से इस तरह की नमाज और रोज़े की इस तरह जगह बनाता है। वो कब्रिस्तान में कोई रियादत और चिल्लों की जगह नहीं बनाता। कब्रिस्तान मुर्दों के लिए है, जिंदा के लिए नहीं है। हमारे लोग कब्रिस्तानों में जाके चिल्ले कर रहे हैं, कब्रिस्तानों में जाके गुस्ल कर रहे हैं, कब्रिस्तानों में जाके वजीफ़े कर रहे हैं, कब्रिस्तानों में जाके गुस्ल, ये सारी चीज़ें, ये सब इस तरह। अब जिस वक्त ये शक्ल सूरत होती है, फिर अगला आदमी, जब आप अल्लाह रसूल से टूट गए हैं तो बंदे को तोड़ना तो मसला ही कोई नहीं है। बिल्कुल। जादू, मेरी बात समझ रहे हैं? तो जादूगर जिस वक्त बेरहम हो जाता है, बद अकीदा, बद अखलाक और तहारत के एतबार से गैर पकीज़ा हो जाता है, तो वो चलता फिरता इंसान शैतान होता है। कारी साहब, ज़रा ये भी बताइएगा, ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। मतलब हमारे मुशाहिदे में आता है, हम अक्सर टीवी पे देखते हैं, ड्रामों में, फिल्मों में, लीमू के अंदर जो है सुइयाँ घोंपी जा रही हैं, पुतला बना के उसकी बाजू तोड़ी जा रही हैं, कोई भी उसका आज़ा अलग किया जा रहा है। इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं। ये किस चीज़ का स्पेसिफिक जो है वो जादू किया जाता है इस तरह की चीज़ों से? देखें, कत्ल का जो जादू है ना, वो ज़्यादातर हंडिया का जादू, मसाम का जादू, इंसानों की राख का जादू, ये बालों का भी कोई बालों का होता है, लेकिन यह है कि वो बालों के अंदर भी जादू होता है, लेकिन वो दिमाग के तौर पे है। अच्छा। जो आपकी जान लेवा है ना, पहले वो पुतला बनाया जाता है, पुतले को असल में दरअसल ये तस्वर किया जाता है ये मैयत है, और उसके ऊपर सुइयां मारी जाती है ताकि ये बिल्कुल ही मैयत बन जाए। और जादू फिर इसी तरह कभी खिलाया, कभी पिलाया, कभी लटकाया, कभी हवा में, कभी दबाया, कभी बांधा जाता है। ये मैं एक मिसाल देता हूँ, आपको समझाएगी जी। जादूगर अगर जादू की फील्ड में परफेक्ट है, उधर भी कमला और कमलों का बाप ना हो, बात समझ रहे कि नहीं? अगर वो है ना, तो वो आपको देखेगा कि आपका नाम क्या है, उज़ैर है, नजफ है, फना है, उसमें देखेगा कि अब इसको जादू खिलाने वाला पड़ा ज़्यादा जाएगा या पिलाने वाला ज़्यादा बेहतर है, लटकाने वाला ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वो देख के ही जांच लेगा। वो आपके नाम के आदाद से, जितने लोग जो इल्मुल आदाद वाले हैं और सियारो सितारों वाले पूरे जहान में ये प्रोग्राम चल रहे हैं, शिरक है सब। और इसी तरह जो करते हैं ना, वो नाम से। मैं एक छोटी सी मिसाल, अगरचे बाद लोग इसको बिलीव करें, अदमे बिलीव, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर असरात का, जादू का, बुखारी की हदीस है। बाद लोग कहते हैं कि नहीं जी, अदब बेअदबी नहीं, ये एक मर्ज़ है, आम मादी मर्ज़ों की तरह मर्ज़ है, और मर्ज़ इंसान को लगता है कोई मसला नहीं। आपका नाम था मोहम्मद, कितना प्यारा नाम है, उधर से मीम ली, और आपकी वालदा माजिदा का नाम था आमिना, दो मीमें ली, एक मीम मुश्तरक ले ली, और उधर से आमना था, आमना में एक अलिफ ले लिया, दोनों को मिलाया तो माँ बन गया। माँ कहते पानी, तो आपके जादू को कुएं में दबाया गया, पानी का जादू। पानी का जादू। अब किसी का मट्टी का जादू, ये तो मैंने आपको बताया कि जो जादूगर है तो इस तरीके करता है। सुहीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह की हदीसें आती। रही बात यह कि जादू कोई बड़ी हकीकत नहीं रखता, ये मादी उलूम में से मादी चीज़ है,
रूहानी उलूम का कारी साहब, मुकाबला बस कोई अल्लाह चीज़ ताला नहीं हमें इस तरह के तमाम शर्त से अपनी पनाह में ही महफूज रखे, अपनी बस पनाह में यही रखे, दुआ होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके बहुत वक्त शुक्रिया का। आपके वक्त का। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कल दोबारा से आपसे मुलाकात तब होगी तक के लिए अहम हमें खबरों के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।